चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के बारे में, है ना। यहाँ पे वहां लाइट पर अगर मैं लिखूं तो मुझे एक बार थोड़ा सा बता देना, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, वन शॉट बना रहे हैं, बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, जहां आए वो पूछते रहना मुझसे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन सबको पता है, जब भी कोई भी हेलोजन एल्केन वाले पार्ट से जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनाता है। इसका मतलब कोई भी एल्केन है उससे एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन को लगा दो, क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। नोट्स की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देखो। एक यहाँ पे मैंने बनाया है एक हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं बेटा? मेनली आप पढ़ते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। साथ में मैंने यहाँ पे बनाया एक एल्केन। एल्केन एल्केन जैसे मैंने बोल दिया CH3 तो क्या हुआ? ये इथेन हुआ। अब जब भी हेलोजन एल्केन से जुड़ जाता है तो क्या बनाता है? हेलो एल्केन। लेकिन कंडीशन क्या है? ये जो एल्केन है इसमें तो माइनस हो जाता है एक हाइड्रोजन। माइनस हो जाएगा क्या? एक हाइड्रोजन। कैसे? देखो, एक हाइड्रोजन माइनस किया तो क्या आ गया? CH3 CH2। इससे कौन जुड़ेगा? कोई भी एक हेलोजन जोड़ दो तो CH, तो क्या बन गया? क्लोरो एल्केन, है ना। हेलोजन क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दीज आर हेलोजन, ठीक है। तो ये क्या बन गया? क्लोरो एल्केन, है ना। और दो कार्बन है तो एल्केन की जगह आप इथेन लिख दो, तो क्लोरो इथेन। तो आयुपैक में क्लोरो इथेन है ना। या आप इसको इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, बट इथाइल क्लोराइड इज नॉट आयुपैक। आयुपैक इज क्लोरो इथेन, क्योंकि हेलोजन्स आर सब्स्टिट्यूएंट, और जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमेशा नाम के आगे यूज होते हैं, ठीक है, यानी एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। बोलो क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल प्रॉपर्टी। अगर प्रिपरेशन मेथड की बात करें, यहां बना देता हूं प्रिपरेशन मेथड्स हेलो एल्केन, है ना। देखो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड की अगर बात करें तो हेलो एल्केन को कैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप बनाओ फ्रॉम एल्केन। किससे बनाओगे? फ्रॉम एल्केन। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किससे? फ्रॉम एल्केन। एल्केन से बना रहे हैं ना, याद रखना। वन शॉट है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेन चीजें बताऊंगा सारी की सारी, है ना। इतना कर लिया, आपका बहुत प्यार से बोर्ड का पूरा कवर अप हो जाएगा, है ना। देखो फ्रॉम एल्केन, एल्केन से जब भी आप हेलो एल्केन बनाओगे ना तो आप हमेशा क्या कराओगे? फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन। और फोटो हेलोजिनेशन के लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो कौन सा रिएजेंट यूज होता है बेटा? आपका रिएजेंट होता है हमेशा X2/लाइट, हेलोजन और साथ में लाइट। यहाँ पे X2 क्या क्या हो सकता है? X2 में भी Cl2, Br2 और I2, ये आपके हेलोजन्स हो सकते हैं ना। अब याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जब भी आप लोग फोटो हेलोजिनेशन कराते हो तो क्या देखना पड़ता है? सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है ना। तो पहले मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताता हूं, है ना। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल का ऑर्डर होता है बेटा, सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल फ्री रेडिकल, उससे ज्यादा है बेटा 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, देन है 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, एंड देन है 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना। ये कितना डिग्री है? ये मिथाइल है, ये मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल है। ये कितना है? 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये कितना है बेटा? 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। और ये कितना है? 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। इतनी बात क्लियर हुई? देखो सुनो, फ्री रेडिकल जितने कार्बन से जुड़ा है उतना डिग्री है। यहाँ कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, 2 और 3 डिग्री। यहाँ कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से, तो कितना? 2 डिग्री। यहाँ कितने से जुड़ा है? बस 1 से, तो 1 डिग्री। यहाँ 1 से भी नहीं है तो 0 डिग्री नहीं बोलेंगे, मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल बोलेंगे। अब आपको फोटो हेलोजिनेशन में करना क्या है ना? रिमूव 1 हाइड्रोजन एंड ऐड हेलोजन। एक हाइड्रोजन को हटाना है, हेलोजन जोड़ना है। अगर हाइड्रोजन ही ना हो तो कभी भी आप फोटो हेलोजिनेशन नहीं कराओगे उस कार्बन के साथ। कैसे? देखो, बहुत ध्यान से देखो। एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3 CH2 CH3
और मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया Cl2/H। बहुत ध्यान से देखना, अगर यहां से हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, अगर यहां से हटाता तो यहां बनता, और यहां से हाइड्रोजन हटाता तो यहाँ फ्री रेडिकल बनता। दिख रहा है? ये वाला फ्री रेडिकल कितना फ्री रेडिकल है, देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली एक से, दैट मींस ये कितना है 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये वाला बोलो 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, ये वाला बोलो 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, यार एक ही कार्बन से तो जुड़ा है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले स्टेबल फ्री रेडिकल देखना। एक बार स्टेबल फ्री रेडिकल मिल गया, उससे एक हाइड्रोजन को हटाना है और किसको जोड़ना है, हेलोजन को जोड़ना है। तो इसलिए हाइड्रोजन हटेगा और देखो CH3, एक हाइड्रोजन हट गया तो CH और CH3, और इससे कौन जुड़ गया, हेलोजन, है ना। अब हेलोजन यहाँ पे Cl2 है तो आप Cl जोड़ोगे, कई बच्चे Cl2 भी जोड़ देते हैं, Cl2 नहीं जोड़ना, क्या जोड़ना है, Cl जोड़ना है। बोलो क्लियर। एक बार एग्जांपल देख लो, मैंने बोल दिया CH3C, CH3H, CH2 और CH3, और यहां पे मैंने बोल दिया Cl2/H। अब फिर से क्या करोगे, बस मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल ढूंढो। ये कितना डिग्री बनाएगा, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बनाएगा। ये वाला कितना बनाएगा, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बनाएगा, बोलो हाँ या ना। ये वाला कितना बनाएगा, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये वाला कितना बनाएगा, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। पहचान पा रहे हो? ये वाला बोलो कितना बनाएगा, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। तो सबसे स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री। क्या 3 डिग्री के बाद हाइड्रोजन है तो हटा दो, और हटा के किसको जोड़ दो, हेलोजन को जोड़ दो। यहाँ पे हेलोजन कौन है, Cl, तो क्या करना है, बस CH3C, Cl, CH3, CH2 और CH3। बोलो बात चलो। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C, CH3, CH3, CH2, CH3। अब फिर से क्या ना Br2/H ले लेता हूं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। हम लोग Cl2, Br2, I2 में से तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब ये कितना डिग्री है बताओ, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये वाला 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये वाला 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये वाला 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये बोलो 4 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, है ना। क्या 4 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन क्या इसका हाइड्रोजन है, नहीं। तो हाइड्रोजन नहीं है तो क्या यहाँ पे हेलोजन जुड़ सकता है, नहीं जुड़ेगा। तो फिर कहां पे जुड़ेगा, 2 डिग्री वाले पे, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C, CH3, CH3। देखना जब चालू है, Br और CH3 स्टार्ट है ना, बहुत बोलो समझ आया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग फोटो हेलोजिनेशन करते हैं, जहां पे हेलोजन को ऐड करते हैं और हेलोजन और हाइड्रोजन को निकालते हैं। लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगा, लाइट की प्रेजेंस में। किसके साथ होता है, सिर्फ और सिर्फ एल्केन। याद रखना, फोटो हेलोजिनेशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा, एल्केन के साथ होगा, और किसी के साथ नहीं होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आराम से इसको बंद कर दो, आराम से देखो आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके साथ, विद एल्कीन। सेकंड फ्रॉम एल्केन तो बना लिया, सेकंड फ्रॉम एल्कीन। अब बेटा एल्कीन के साथ है ना, आप 2 तरीके यूज करो। पहला तरीका होगा इलेक्ट्रोफिलिक ए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और दूसरा बेटा तरीका होता है आपका फ्री रेडिकल एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। लेकिन अब सुनो, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करते हैं ना, तो हम यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। जबकि फ्री रेडिकल एडिशन की बात करते हैं ना, तो यहां पे हमेशा हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। बोलो ये बात समझ आई। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि हेलोजन उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसका हाइड्रोजन कम हो, और वो भी कार्बन कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूं, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल लिखता हूं। यानी एक काम करते हैं, ए डाल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX। किसको जोड़ते हैं बेटा, HX को जोड़ते हैं, याद रखना। HX में भी HCl, HBr या फिर HL, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HX में इनमें तो कोई भी हो सकता है ना।
अब होगा कैसे, पहले सीखो फिर मार्कोनिकॉफ रूल बताता हूं, है ना। देखो एक एग्जांपल लिया, मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने दे दिया HCl। क्या लिया मैंने, HCl। और मैंने बोला बताओ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल तो बाद में लगाएंगे, पहले डायरेक्ट करके देख लेते हैं। देखो यहां बताता हूं, ये तो नोट कर ही लिया होगा। देखो कैसे करेंगे बच्चों, उसको देखो और सीखो और समझो। सबसे पहले आपके पास मैकेनिज्म के थ्रू चल रहा है, तो अगर मैकेनिज्म एग्जामिनर ने पूछ लिया तो अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके पास आया बेटा HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब साल खत्म होने वाली है तो डबल बॉन्ड तोड़ना तो सबको आ गया होगा, है ना। इतना भी नहीं आया तो फिर दोबारा से 12 कर लो, ज्यादा अच्छा, ठीक है। हाँ अब देखो HCl आ गया। अब रिएक्शन का क्या नाम है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। किसका एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। किसका एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। कौन है इलेक्ट्रॉन लविंग, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लविंग H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, हमेशा नेगेटिव पे। दैट मींस क्या बन गया, CH3 CH पॉजिटिव और CH3। यानी पहली स्टेप में क्या हुआ, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना। क्या बना, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। क्या आप पहचान पा रहे हो इसको कि कार्बोकैटायन है, दोनों है ना। तो स्टेप नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप क्या हुआ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल भी तो बैठा हुआ है, वो भी तो अटैक करना चाहेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये जो आपका कार्बोकैटायन है CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3, इसके पास Cl नेगेटिव आया और नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव। तो बेटा क्या बनाएगा, CH3 Cl और CH3। लो पता चला, कोई डाउट। तो एल्केन हाइड बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। तो यहां पे लिखते हैं, देखो क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है बेटा, जिसमें जब आप डबल बॉन्ड से काटोगे तो दोनों तरफ इक्वल कार्बन हो। अगर आप इसको यहां से काटोगे तो यहाँ 2 कार्बन आए लेकिन यहाँ पे 1 आया, तो क्या है ये अनसिमेट्रिकल, है ना। तो अनसिमेट्रिकल क्या होगी, जब दोनों तरफ इक्वल कार्बन ना हो। सिमेट्रिकल कब होगी, जब काटने पे दोनों तरफ इक्वल कार्बन। समझ आ रहा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया, किसके लिए वैलिड है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। तो इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन नेगेटिव पार्ट of reagent attacks on that double bonded carbon which having minimum number of hydrogen। क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर में होना चाहिए। कैसे, देखो फिर से यही वाला एग्जांपल उठा लो। मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH HCl। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बोला है, नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। कम हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन कौन से हैं, ये दोनों है। हाइड्रोजन किस पे कम है, फर्स्ट या सेकंड पर। तो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, सेकंड पर। तो पॉजिटिव किस पे करेगा, फर्स्ट पर। और क्या बना बेटा, CH3 CH Cl और CH3। देखो सेम बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX। सेकंड आता है आपका पी पावर, जिसको आप बोलते हो फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX। HX का फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। या इसी का एक नाम और है, परऑक्साइड इफेक्ट। क्या नाम है, परऑक्साइड इफेक्ट। इसका एक नाम और है, खराश इफेक्ट। कौन सा, क्या नाम है, खराश इफेक्ट, है ना। अब ये रूल क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में देखो, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत आराम से बन जाते हैं। बस
कुछ बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए, जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए, है ना। अच्छा, व्हाट इज पेरोक्साइड? व्हाट इज पेरोक्साइड? हाँ, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। पेरोक्साइड इज जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो यानी ये लिंकेज, वो सिंगल बॉन्ड, वो लिंकेज प्रेजेंट, लिंकेज प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल बोल दूं H2O2, तो H2O2 में पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। R2O2, है ना, ये याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। पेरोक्साइड की जगह H2O2 R2O2 लिख के दे सकते हैं। अच्छा, सबसे कॉमन आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है PH2O2, इसको भी लिख के दे सकते हैं एग्जाम में। तो इनमें जरा कुछ भी लिख के देता है तो कौन सी लिंकेज है? पेरोक्साइड, है ना। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, शॉर्ट में AM के लिख रहा हूं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज वैलिड ओनली फॉर HBr। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है भाई? HBr के लिए वैलिड है। इसके अलावा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसी के लिए भी वैलिड नहीं है, ये बात दिमाग में डाल लो। सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं ना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए वैलिड है? सिर्फ HBr के लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है वो भी अभी बताऊंगा, है ना। देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो मार्कोनिकॉफ का उल्टा है, यानी जो मार्कोनिकॉफ ने बोला उसका उल्टा बोल रहा है। यानी क्या बोल रहा है? इन एन अनसिमेट्रिक unsymmetrical alkene, negative part of reagent attacks on that double bonded carbon which having more number of हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा। कैसे? अगर मैंने एग्जांपल दिया, मैंने बोला CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने HBr दे दिया और साथ में क्या दे दिया? R2O2 पेरोक्साइड लिख के दे दिया। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव किस पे पार्ट करेगा? देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन कौन से है बेटा? कह रहा हूं डबल बॉन्डेड कार्बन है। अगर ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, तो नेगेटिव कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? डबल बॉन्डेड, जिसका हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा हो। हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा हो। दैट मींस कंपाउंड क्या बना? CH3CH2CH2Br। दैट मींस ये H जो है वो कम वाले के पास आ गया। भाई इतना ही करना होता है ना। लेकिन अगर यही मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता, मैं बोलता देखो बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और सिर्फ मैं HBr देता, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब बताओ क्या यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा हुआ नहीं है। पेरोक्साइड नहीं लिखा तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3CH Br और CH3। तो याद रखना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, लेकिन पेरोक्साइड एब्सेंट है तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बात अपने दिमाग में रहनी चाहिए। बोलो क्लियर है? अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने लिया HCl। अब आप लोग बताना R2O2। बोलो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, डबल बॉन्डेड कार्बन है। ये वाला कार्बन फर्स्ट, ये वाला कार्बन सेकंड। बोलो Cl कौन से कार्बन जुड़ेगा? फर्स्ट या सेकंड? कौन से वाले से? सेकंड वाले से। क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? HBr के लिए। ये तो HCl है। यानी यहाँ पर पेरोक्साइड होने के बाद भी कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव किस पर अटैक करेगा? इस पर हाइड्रोजन कम और पॉजिटिव इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। और क्या बना? CH3CHCl और CH3। बोलो पता पड़ा? अब क्यों सिर्फ HBr ही शो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को, यानी पेरोक्साइड इफेक्ट को, है ना। क्वेश्चन आता है व्हाई ओनली HBr shows peroxide इफेक्ट? क्यों सिर्फ और सिर्फ HBr शो करता है पेरोक्साइड इफेक्ट?
तो सिर्फ और सिर्फ HBr शो करता है परऑक्साइड इफेक्ट। क्यों? क्योंकि HBr में जो दोनों स्टेप्स हैं, यानी चेन प्रोपगेशन की दोनों स्टेप्स जो है वो एक्सोथर्मिक होती है ना। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में बिकॉज both the propagation steps are exothermic in case of HBr। HBr के केस में दोनों की दोनों प्रोपोगेशन स्टेप क्या होती है? एक्सोथर्मिक है, अपने आप होती है। जबकि अगर HCl की बात करें तो HCl में पहली प्रोपोगेशन स्टेप जो है ना, पहली स्टेप जो है वो एक्सो और दूसरी एंडो। HI की बात करेंगे तो पहली एंडो और दूसरी एक्सो। बोलो समझ आया? आसान कर पाओगे? तो इस तरह से आप लोग क्या बना सकते हो? एल्केन और एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। तीसरा हम बात करते हैं किससे? एल्काइल हैलाइड से। तीसरा किससे बात कर रहे हैं? एल्काइल हैलाइड। अब थर्ड अगर हम बात करें, इसको मिटा देता हूं। थर्ड अगर हम बात करें एल्काइल हैलाइड से, तो एल्काइल हैलाइड से जब भी आप पढ़ोगे तो बेटा आप पढ़ोगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या पढ़ोगे? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो देखो हम लोग थर्ड बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। जब एल्काइल हैलाइड से पढ़ोगे तो आप यहां पे क्या पढ़ोगे? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आपको दो मेथड पढ़ने, एक पढ़ना है फिंकल-स्टीन और दूसरा क्या है? स्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना। दोनों में से एक रिएक्शन जरूर आएगी। तो ए हम पढ़ रहे हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। जब भी हम फिंकल-स्टीन रिएक्शन को पढ़ेंगे तो हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं NaI, सोडियम आयोडाइड। ठीक है। अब क्या होगा, कैसे होगा वो? एक एल्किल हैलाइड ले लिया, मैंने ले लिया CH3CH2X, और X जो है या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। X जो है वो क्या होगा? फ्लोरीन या ब्रोमीन। ऐसे लिख देते हैं X इज क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा, है ना। जैसे ही आपने NaI को यूज किया इसकी प्रेजेंस में एसीटोन, अगर एसीटोन आ गया तो कौन सी रिएक्शन? SN1 SN2, कौन सी? SN2 रिएक्शन, क्योंकि पोलर एप्रोटिक मीडियम, समझ आया? तो एसीटोन क्या है? पोलर एप्रोटिक है, तो SN2 रिएक्शन होगी। दिमाग में याद रखना, इसको भूल मत जाओ। और होगा कुछ नहीं, Na पॉजिटिव, I नेगेटिव, X नेगेटिव, CH2 पॉजिटिव। पॉजिटिव के पास नेगेटिव और नेगेटिव के पास पॉजिटिव। और देखो कंपाउंड क्या बना? CH3CH2I। क्या बना? एल्काइल आयोडाइड। क्या बना बेटा? एल्काइल आयोडाइड। अब देखो सुनो, हमने X को फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? क्योंकि फ्लोरीन यार बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है। फ्लोरीन की जो रिएक्शन होती है बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है, वो इजिली नहीं हो पाती। पहली चीज जो आपको याद रखनी। दूसरा, आयोडीन क्यों नहीं लिया? अगर आयोडीन लेते तो आयोडीन से आयोडीन बनाना तो बेवकूफी है ना। आयोडीन से आयोडीन कैसे बनाओगे, है ना। इतना पैसा थोड़ी है बर्बाद करते रहे, ये टाइम थोड़ी है इतना। ठीक है। अब तीसरी चीज, एसीटोन यूज किया, देखो साथ में क्या निकला? NaX क्या है? सॉल्ट है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम यहां पर मीडियम में एसीटोन की जगह पर वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि अगर ऐसे लिखते हैं, वाई वी नॉट यूज वाटर इन प्लेस ऑफ एसीटोन। हमने क्यों वाटर को यूज नहीं किया एसीटोन की जगह पे? क्यों? बिकॉज सॉल्यूशन, बिकॉज NaX is a salt which dissolve in pani, due to which reaction is reversed। इसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो जो NaX सॉल्ट बन रहा है पानी में डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व होने का फिर से टूट जाएगा, फिर से रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल हो जाएगी। इसलिए हमने इसको यूज नहीं। बोलो पता चला? तो ये बात अपने को याद रखनी है।
सेकेंड रिएक्शन इज बी, जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, देखो बेटा, जब भी हम स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करते हैं तो मेन रिएजेंट तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग HEF यूज करते हैं। मेनली जो हम यूज करते हैं वो HEF ही ज्यादा मिलता है, और भी है SnF2 भी है, बहुत सारे, लेकिन हम कौन सा यूज करते हैं? मेनली HEF, है ना। अब स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा? अकेला ओनली मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड, अकेला एक ऐसा मेथड है, सिर्फ और सिर्फ स्वार्ट्स रिएक्शन ही एक अकेला ऐसा मेथड है जिससे आप एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हो, और किसी मेथड से आप एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। और होगा क्या? एक एल्काइल हैलाइड ले लो, CH3CH2X, और X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक है। और आपने यूज किया HEF। अब या तो आप एसीटोन ले लो या आप पानी। देखो स्वार्ट्स रिएक्शन में एसीटोन या वाटर कोई भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? देखो पहले प्रोडक्ट बनाता हूं फिर बताता हूं। CH2F क्या बना बेटा? एल्काइल फ्लोराइड। क्या बना? एल्काइल फ्लोराइड। साथ में क्या बना? AgX, एक सॉल्ट बना, एक सॉल्ट बना। लेकिन सिल्वर सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सिल्वर सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स आप क्या बोलोगे? ये जो सॉल्ट है ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। और वाटर में इनसॉल्युबल होने की वजह से आप वाटर ले लो या एसीटोन, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसीटोन लिया तो कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। वाटर लिया तो कौन सी रिएक्शन? SN1 रिएक्शन। बोलो यहां तक कोई डाउट? बोलो क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? फ्रॉम एल्कोहल। एल्केहाइड से दो रिएक्शंस हैं, इन दोनों में से एक रिएक्शन आपसे बहुत आसानी से बोर्ड में पूछ ली जाती है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके बारे में, रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विद एल्कोहल। तो बहुत ध्यान से देखो, रिएक्शन विद एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले आप करा दो रिएक्शन विद PX3, रिएक्शन विद PX3। जब भी आप PX3 के साथ रिएक्शन कराओगे, मानो CH3CH2OH आपके पास एल्कोहल था, आपने रिएक्शन कराई PX3 के साथ, तो क्या बनेगा बेटा? CH3CH2X प्लस H3PO3। ये याद रखना कि साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, क्योंकि ये तो हर बच्चा जानता है कि एल्किल हैलाइड बनेगा, ये साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा ना, एग्जामिनर ये पूछ सकता है, तो ये बताना चाहिए। सेम इसी तरह देखो, रिएक्शन में PCl5, है ना, PCl5 के साथ हम लोग मेनली कराते हैं। और यहां पर आपका CH3CH2OH एल्कोहल के साथ जब PX5 रिएक्शन कराएगा बेटा, यानी PCl5 लिखो आप, तो PCl5 रिएक्शन कराएगा तो बेटा ये बनाएगा CH3CH2Cl प्लस POCl3। तो याद क्या रखना है? साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो याद रखना है इन दोनों में, है ना। इन दोनों में साइड प्रोडक्ट जरूर याद रखना। देखो मैं कहीं पे नहीं बोलता साइड प्रोडक्ट याद रखो, बहुत कम में बोल रहा हूं, यानी वो इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, है ना। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ thionyl chloride. What is thionyl chloride? Thionyl chloride is SOCl2, reaction with thionyl chloride। और ये क्या है हमारा? ये हमारा बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को बनाने का सबसे बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है। क्यों है? देखो जैसे ही आपके पास एल्कोहल आया CH3CH2OH, आप यूज करोगे SOCl2, साथ में आप यूज करते हो पायरिडीन बेस। क्या यूज करते हो? पायरिडीन बेस। दिस इज पायरिडीन बेस। जैसी रिएक्शन होगी तो आपका बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl लिक्विड, है ना। अब होगा क्या? ये जो SO2 गैस बनी है ये तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो SO2 तो गई एटमॉस्फेयर में। HCl जो है एक एसिड है, और पायरिडीन क्या है?
बेस है। तो पायरिडीन क्या करेगा, यहां से HCl से रिएक्ट करके इसको हटा देगा, यानी इसको क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो देखो HCl को किसने हटाया, पायरिडीन ने। SO2 कहां गई, एटमोस्फियर में। तो सिर्फ क्या बचा, एल्काइल हैलाइड, है ना। अब एक ही चीज जो चाहिए थी वो मिल गई, जबकि इससे पहले जो आप रिएक्शन करा रहे हो वहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी ये बनाया तो इसके साथ ये भी मिला, ये बनाया इसके साथ ये भी मिला। अब इनको फिल्टर भी तो करना पड़ेगा, तो फिल्टर करने में पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा, है ना। लेकिन यहाँ फिल्टर करने की जरूरत है ही नहीं, HCl को पायरिडीन बेस ने कंज्यूम कर लिया है और SO2 एटमोस्फेयर में चला गया, डायरेक्ट आपको एल्काइल मिल गया। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट डी, रिएक्शन विद फॉस्फोरस प्लस X2, फॉस्फोरस प्लस X2। अब X2Cl2Br2I2 कुछ भी हो सकता है। जब भी इसकी रिएक्शन होगी, कोई भी आपने अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH और आप ले रहे हो फॉस्फोरस प्लस X2, तो OH हट के हेलोजन जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2X, यानी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। बोलो समझ आया। लास्ट रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके अल्कोहल चैप्टर में भी आएगी, वो है रिएक्शन विद ZnCl2 प्लस HCl। उसी को आप बोलते हो लुकास टेस्ट, है ना। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्शन नंबर ई, जो है रिएक्शन विद ZnCl2 प्लस HCl, या उसी को बोलते हैं लुकास टेस्ट। तो ई इज रिएक्शन विद ZnCl2 प्लस HCl, इसी को बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, लुकास टेस्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लुकास टेस्ट बोल रहे हैं। अब देखो समझो, लुकास टेस्ट किस चीज का टेस्ट है, लुकास टेस्ट ऑफ अल्कोहल है, और हम अल्कोहल से क्या बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मैं ले रहा हूं CH3CH2OH, कितना डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। सेकंड यहाँ पे ले रहा हूं बेटा CH3CH3OH, कितना डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। थर्ड है आपका बेटा CH3COH, CH3 और CH3, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। अब तीनों की रिएक्शन में ZnCl2 प्लस HCl के साथ करा रहा हूं, तीनों की रिएक्शन में ZnCl2 प्लस HCl के साथ करा रहा हूं। अब देखो क्या होगा, ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन करते ही क्या होगा, CH3CH2Cl बन जाएगा। यहाँ पे CH3CH, CH3 और Cl बन जाएगा। यहाँ पे CH3CCl, CH3 और CH3 बन जाएगा। अब होता क्या, जैसे ही 1 डिग्री अल्कोहल ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट देर में बनता है, जिसकी वजह से टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब होता है हेजीनेस, क्लाउडीनेस। टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट में बहुत अंतर होता है। प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाता है, टर्बिडिटी नीचे सेटल डाउन नहीं होती, वो बादल बादल जैसी पूरे टेस्ट ट्यूब में हो जाती है। तो यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर होती है, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद, वो भी कब, ऑन हीटिंग, जब आप उसको हीट करते हो तो ये अपीयर होती है, अदरवाइज टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगी। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल जब रिएक्ट करता है ना, तो टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट, टर्बिडिटी 5 मिनट में अपीयर हो जाती है। और जब आप 3 डिग्री के साथ कराते हो तो टर्बिडिटी जो है वो अपीयर होती है विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में, बिना हीट किए। इनको आप हीट नहीं कर रहे, इनको आप हीट नहीं कर रहे, इनको बोलने को हीट कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या था आपका लुकास टेस्ट। तो ये थे कुछ प्रिपरेशन मेथड्स आपके ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिनसे आप एल्काइल हैलाइड को बना सकते हो। तो ये बेटा अपने को याद होना चाहिए, अपने दिमाग में होना चाहिए। नाउ अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, जहां पे हम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे उनको देखते हैं ना। तो चलो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये बात तो आप लोगों को समझ आई नहीं होगी। अब देखो जब भी हम लोग बेटा केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे ना एल्काइल हैलाइड की,
तो एल्किल हैलाइड की जो केमिकल रिएक्शन है अपनी, वो 3 तरह के केमिकल रिएक्शन शो करता है एल्किल हैलाइड, है ना। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। जहां डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड में आप लोग 3 रिएक्शंस पढ़ोगे, जिसमें रिएक्शन नंबर 1 होगी बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी बेटा आप रिएक्शन जो पढ़ोगे, वो कौन सी रिएक्शन पढ़ोगे? वो पढ़ोगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड द थर्ड रिएक्शन, थर्ड एंड द लास्ट रिएक्शन जो आप पढ़ोगे बेटा, वो पढ़ोगे रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन है आप वो पढ़ोगे, है ना। अब जैसे ही आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप 2 तरह की रिएक्शन पढ़ोगे। एक पढ़ोगे SN1 रिएक्शन और दूसरी पढ़ोगे बेटा SN2 रिएक्शन। 2 तरह की रिएक्शन पढ़ते हो, SN1 और SN2। अब सुनो, सबसे पहले SN1 रिएक्शन के बारे में सुनो, यहीं पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अब आपसे SN1 की ज्यादा डिटेल पूछी जाती, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी जो एमसीक्यूज में आएंगी या क्वेश्चंस में आएंगी। सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, सबसे पहले ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले SN1 में क्या पूछा जाएगा? रिएक्टिविटी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। SN2 में भी पूछा जाएगा, SN2 में भी यही पूछा जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। और देखो दोनों के अंदर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हो रही है, और रिएक्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करेगी कि कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड है वो है आपकी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा किसका? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरमीडिएट, याद रखना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होता है, बनता है, इसीलिए यहां पे अगर ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री और यहाँ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये ऑर्डर होगा SN2 रिएक्शन के लिए, है ना। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लगता है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो आप तो बस ये ऑर्डर याद रखना, इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे सारे, है ना। देखो एक चीज और, अगर मैंने ऐसे लिख दिया CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, बोला सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो CH3I, है ना। ठीक है, सेम यहां पे भी अगर मैंने लिख दिया CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, तो भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? CH3I ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस तरह का ऑर्डर याद रखना। अगर हैलोजन डिफरेंट है तो आयोडीन वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और फ्लोरीन वाला सबसे कम रिएक्टिव होगा। पहली चीज पूरा समझ आया, क्लियर है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछा जाएगा? SN1 रिएक्शन में इफ कायरल सेंटर या कार्बन इज प्रेजेंट, यानी सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड होता है। दूसरा, बोथ inversion and retention in configuration occurs,
यानी कभी भी SN1 रिएक्शन होगी तो उसमें इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन भी होता है और रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन भी होता है। पिछले साल के PYQ का क्वेश्चन है ये बोर्ड का, है ना, तो याद रखना बेटा, है ना, ठीक है। जबकि अगर SN2 की बात करें और if substrate is optically active, अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या याद रखना है, सिर्फ इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन होती है। सिर्फ क्या होती है, ओनली इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। सिर्फ क्या होगा बेटा, सिर्फ इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन होगी, ठीक है। कोई रेसिन मिक्सचर नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, बस इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन की याद रखना। जबकि SN1 में इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन और रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन दोनों की दोनों होती है। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने को आने चाहिए, है ना। तीसरा देखो, पॉइंट तो 2 ही थे, तीसरा क्या याद रखना है, एक तो इसमें पोलर प्रोटिक मीडियम यूज होता है। यानी पोलर प्रोटिक का मतलब कैसे, जैसे वाटर, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, जिनके पास H पॉजिटिव वो यूज होते हैं। जबकि यहां पर पोलर एप्रोटिक मीडियम इज यूज, जैसे एसीटोन, DMSO, DMF, है ना, इनके नाम याद रखना है, DMSO, DMF, एसीटोन। DMSO इज डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, लिखवाया मैंने। DMF इज डायमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF इज डायमिथाइल फॉर्मामाइड, लिखवाया मैंने। तो ये याद रखना बेटा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक रिएक्शन है जिसमें एल्किल हैलाइड जो है वो अल्कोहल में या किसी अदर कंपाउंड में या इथर में कन्वर्ट हो रहा है, और उसमें रिएजेंट जो है आपको DMSO दे दिया या DMF दे दिया, तो बताओ SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन, तो अपने को आना चाहिए ना। अब जो सबसे पहला पॉइंट लिखा था, ये वाला पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब अगर इससे क्वेश्चन करें, मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए CH3C CH3 CH3 Cl, यानी मुझे ना ऐसे दे दिया जाए, ये दे दिया, बोलो कौन ज्यादा रिएक्टिव, ये वाला कितना डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, आपको पहचान लाना चाहिए। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये वाला 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये वाला 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना, 1 डिग्री। तो बोलो कौन ज्यादा रिएक्टिव, 3 to 1, है ना। यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये था तो यहाँ इसका उल्टा हो गया। बोलो ये बात समझ, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक होती है E1 और दूसरी होती है E2। इसके बारे में बस आपको क्या जानना है, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में इतना पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड से एल्कीन बन जाता है। क्या पता होना चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड से एल्कीन बन जाता है, बस ये पता होना चाहिए, है ना। तो यहां पर एल्काइल हैलाइड से क्या बनता है, एल्कीन बनता है ना। और जो रिएजेंट्स यूज होते हैं उन रिएजेंट को बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। ये पूछा जाएगा कि जब भी आप एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाते हो, तो पिछली साल का PYQ है ना, जब भी आप एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाओगे तो क्या रिएजेंट का नाम होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। कैसे, देखो याद कराऊंगा, पहले ध्यान से देखो। मैंने बोला CH3 CH Cl और CH3। जैसे ही मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं रिएजेंट यूज करता हूं, या तो अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH या फिर NaNH2, इन 3 में से एक यूज करता हूं हमेशा, है ना। मेनली ज्यादातर ये 3 यूज होते हैं। अब ध्यान से देखो, इन तीनों का नाम है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो अल्फा, और कार्बन से जो कार्बन जुड़े हैं वो कौन से कार्बन है, बीटा का। तो इसका नाम है अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना।
अल्फा से क्या हटाएगा, हाइड्रोजन, और बीटा से क्या हटाएगा, हाइड्रोजन। तो यहां से CH3 की जगह इसको CH2 और H कर दूं, देखो दिख रहा है। और क्या बना बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, निकल गया। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्या हुआ है यहाँ पे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, है ना। अब मैंने क्या बोला, ये जो रिएजेंट है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, NaNH2, ये सब कैसे रिएजेंट है, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को हटाया, हेलोजिनेटिंग मतलब हेलोजन को बिठाया, तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हटा रहा है ना, इसलिए रिएजेंट का क्या नाम है, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। क्या नाम है, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। तो ये पता होना चाहिए बेटा, इसको भूलना मत। अल्फा बीटा एलिमिनेशन जब भी हो रहा है, एल्केहाइड का डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट यूज होगा। अच्छा सुनो, अगर अल्कोहल का एलिमिनेशन हो रहा होता तो क्या यूज होता, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना, क्या यूज होता, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता। तो याद रख, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद मेटल, मेटल की रिएक्शन में आप मेनली जो रिएक्शन पढ़ते हो, आप पढ़ते हो वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, क्या पढ़ते हो, वुड्स रिएक्शन। अब देखो जो आपकी वुड्स रिएक्शन है, ये वैलिड है किसके लिए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन ही इससे बना सकते हो, अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाओगे तो उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, और ये क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं करके बताता हूँ आपको, बना के बताता हूँ, वुड्स रिएक्शन करके बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखो अगर हम वुड्स रिएक्शन कराएं तो वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, यहाँ लाइन खींच देता हूँ, यहाँ हम वुड्स रिएक्शन कराएंगे। मेरे पास है CH3Cl, है ना। वुड्स रिएक्शन में हम सोडियम मेटल को यूज करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ड्राई इथर की प्रेजेंस। और क्या होगा, देखो सुनो, सबसे पहले ड्राई इथर का काम क्या है वो सुनो। ड्राई इथर का काम है मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करना। अगर ड्राई इथर ने मॉइस्चर को एब्सॉर्ब नहीं किया तो मॉइस्चर किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम से। और सोडियम क्या है, बहुत रिएक्टिव है, वो मॉइस्चर से रिएक्ट करती क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। पता पड़ा गए तो उससे रिएक्शन कराने तो लैब में आग लगा के आ, है ना। तो इसलिए ड्राई इथर क्यों यूज किया गया, ताकि मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर ले, और सोडियम एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करे, ना कि पानी से रिएक्ट करके आग लगा। बोलो समझ आया। तो अब होगा क्या, आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3CH3। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जब बीच में से बॉन्ड तोड़ो तो दोनों तरफ इक्वल इक्वल कार्बन होने चाहिए। अगर यहां से बॉन्ड तोड़ा तो दोनों तरफ इक्वल इक्वल कार्बन है ना, तो कैसा एल्केन है, सिमेट्रिकल एल्केन है। कैसा एल्केन है बेटा, सिमेट्रिकल एल्केन। बोलो क्लियर हुआ। कैसे करना है, हमेशा रिएक्शन को लिखना है, CH3Cl, सोडियम को, दो सोडियम को बीच में डालना है, और साथ में फिर से रिएक्शन को उल्टा करके लिख देना है बस। और क्या होगा, 2NaCl माइनस हो गए और CH3 आपस में दोनों मिल गए, यानी वुड्स रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बोलो भाई समझ कर पाओगे, आसान है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं आप कर पाओगे। देखो एक क्वेश्चन है, बच्चे सबसे ज्यादा वहां पे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको करके और बना के बताता हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन है अपना, हमने बोल दिया CH3C ClH और CH3, और हमें दिया सोडियम और ड्राई इथर। हमें क्या दिया, सोडियम और ड्राई इथर, और हमसे बोला गया कि चलो भैया कराओ वुड्स रिएक्शन। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, कार्बन डबल होंगे तो पूरी की पूरी लाइन जोड़ देते हैं, CH3 CH2 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 और CH3, ऐसे बनाते हैं। लेकिन ये गलत है भाई, ये गलत है, ऐसे नहीं बनाना। हेलोजन को हटाना है ना, तो इसको ऐसे बना लो। आपने बनाया CH3 CH, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ गया CH, ऐसे बना सकते हैं। और दो सोडियम डाले, फिर से सेम इसी को कॉपी कर दो, जैसा वहां बनाया था वैसे यहाँ पे उल्टा बना दो, और क्या कर दो, NaCl को निकाल दो बाहर। NaCl को बाहर निकाल दो, दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, CH3 CH CH3 CH CH3 और
CH3। तो दिस इज द करेक्ट कंपाउंड, ये है आपका करेक्ट कंपाउंड, ना कि ऊपर वाला। ठीक है। दूसरा, अब जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था उस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये जगह हमें इसलिए यहां लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन है वाई वी नॉट प्रिपेयर unsymmetrical alkane by using Wurtz reaction। हम लोग वुड्स रिएक्शन को यूज करके अनसिमेट्रिकल एल्केन क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जब भी हम वुड्स रिएक्शन को यूज करके अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाएंगे तो मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उसको सेपरेट आउट करना मुश्किल होता है। तो पहले तो लिख देता हूं, फिर करके बताता हूं सॉल्यूशन। Because more than one product is formed and it is not possible to separate them out. It is not possible, yeah, not easy to separate them out. Not possible to separate them out easily. आप इसको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे? देखो एक एग्जांपल बताता हूं। मेरा एग्जांपल है CH3Cl, इसकी रिएक्शन कराई मैंने CH3CH2Cl के साथ, किसकी प्रेजेंस में? सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। ठीक है। अब क्या होगा? इसका हाइड्रोजन हटेगा, इसका हाइड्रोजन हटेगा और इन दोनों से जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया? 3 कार्बन का कंपाउंड एल्केन, CH3 CH2 और CH3। बोलो बना? तो यार सिमेट्रिकल तो बन गया। लेकिन होगा क्या? ये खुद के साथ भी वुड्स रिएक्शन करेगा और खुद के साथ करेगा तो एक कार्बन, तो एक कार्बन के कितने हो जाएंगे? 2। और क्या बन जाएगा बेटा? CH3 और CH3। ये वाला, ये भी तो जब ये खुद के साथ करा तो ये भी करेगा। एक से कम है क्या? नहीं है ना? ये भी करेगा और क्या बनाएगा? ये 2 कार्बन, तो कितने कार्बन का कंपाउंड? 4। CH3 CH2 CH2 और CH3। अब ये तो सिमेट्रिकल है, दिख रहा है ना बीच में ज्यादा कट रहा है। क्या ये भी सिमेट्रिकल है? बोलो देखो बीच में ज्यादा कट रहा है ना। क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं। ये कैसा है? ये अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अगर ये अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब अगर मैं ये बनाना चाहूंगा तो मेरे को साथ में ये दोनों भी फ्री में मिलेंगे। और आप देखो ये 3 कार्बन, ये 2 कार्बन, वो 4 कार्बन, कितने कितने कार्बन का डिफरेंस है? बस एक एक कार्बन का डिफरेंस है। अगर एक एक कार्बन का डिफरेंस है तो क्या बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। क्या प्रॉपर्टी में ज्यादा डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। जिसकी वजह से इसको सेपरेट आउट करना क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। बोलो समझ पाए? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन को नहीं बनाते बाय यूजिंग, कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन को नहीं बनाते बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन। फिर अगर हमें अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं हमेशा कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है। विलियम सिंथेसिस इथर की प्रिपरेशन के लिए, समझ आए? हाँ। तो कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन जो है वही बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है इसके लिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन को बनाने के लिए। बोलो क्लियर है? तो यही है आपका हेलो एल्केन। आपको अगर आपने इतनी चीजें पढ़ ली और इतनी चीजें आपको याद है तो आप पेपर में बहुत आराम से सारी चीजें कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलो एरीज निपटाएंगे, उसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे, है ना? जैसे ये पढ़ा है ऐसे उसको पढ़ेंगे, है ना? चलो कर लो बेटा एक बार नोट। आज के लिए इतना ही।